पिछले 6 महीनों में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 56% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 7% का। इसमें कोविड-19 के कारण जो उतार और चढ़ाव आया था मार्केट में, उसका इफेक्ट भी इंक्लूडेड है। इसको अगर हम निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें तो निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, अगर आप सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स अपना स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लेकर आ रहा है। दिस इज द निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ इस फंड की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। But before we go any further, do not forget to hit that subscribe button for regular updates on many more such videos. मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं Z Funds। जैसे मैंने बताया, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स अपना नया फंड लेकर आया, विच इज द निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस फंड का NFO 28 सितंबर 2020 से लेकर 9 अक्टूबर 2020 तक खुला है। इस फंड के बारे में डिटेल में बताने के लिए और हमारे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मिस्टर हिमेन भाटिया। Himenji is the deputy head of the ETF business at Nippon India Life Asset Management Limited. हिमेंजी के पास 15 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन एसेट मैनेजमेंट। He has earlier been with Benchmark AMC and Goldman Sachs AMC. 2016 से हिमेंजी निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट के साथ हैं, जब रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट ने गोल्डमैन सैक्स AMC का बिजनेस खरीद लिया था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए हिमेंजी को वेलकम करते हैं। नमस्कार हिमेंजी एंड वेलकम टू आवर चैनल Z Funds. Many congratulations on the launch of your new fund offering. तो फंड की डिटेल्स में जाने से पहले, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, चलिए एक बार पहले समझते हैं कि एक इंडेक्स फंड होता क्या है, एंड इफ यू कुड टेल अस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एक्टिव फंड। या श्योर। तो अगर आप एक्टिव फंड में देखते हैं तो एक्टिव फंड में यू हैव अ फंड मैनेजर हु इज मैनेजिंग द फंड। बाय दैट आई मीन एक फंड मैनेजर होता है जो स्टॉक सिलेक्शन करता है अपने रिसर्च के बेसिस पे। वो स्टॉक्स पे कॉल लेता है वेदर ही वांट्स टू गो ओवरवेट और अंडरवेट दैट स्टॉक विद द बेंचमार्क। वो लोग fund managers even take sectoral calls wherein he feels that top down basis the top down research, if they feel that a particular sector is perform well, they will accordingly choose the sectors and go overweight or underweight that particular sector with the benchmark. So active fund में जो in short जो stock selection होता है वो एक fund manager करता है अपने research के basis पे। whereas in index fund जो index constituent index का part होते हैं, those are all selected by a transparent index methodology, which is based on which most of the indices are generally based on the market capitalization. By market capitalization, what I mean is एक कंपनी का स्टॉक प्राइस रहता है और उसका इशू कैपिटल होता है। इशू कैपिटल और स्टॉक प्राइस को मल्टीप्लाई करके यू गेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो एक इंडेक्स फंड में जो स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के रैंकिंग के बेसिस पे किए जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स। Apart from that, where there are various other liquidity factors, etc., which are put to filter the stocks, but market capitalization becomes the primary factor. I mean, and उस market capitalization के base पे जो stocks index में आते हैं, particular index, for example, say Nifty 50 index, take for example, उसमें जो top 50 stocks है और से Nifty 100 index, basically उसमें जो top 100 stocks हैं, जो भी इंडेक्स फंड निफ्टी 100 को बेंचमार्क होगा वो उसी इंडेक्स के वेटेजेस कंस्टिट्यूएंट्स को अपने फंड में रख सकता है और उन्हीं के जो वेटेज वो स्टॉक्स निफ्टी 100 में दिखा रहे हैं वही वेटेज में ऑल दोस कंस्टिट्यूएंट्स विल बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो। सो अनलाइक एक्टिव फंड जहां पे एक फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन करता है, इंडेक्स फंड में स्टॉक्स आते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट इंडेक्स मेथोडोलॉजी एंड वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जनरली हम कहते हैं कि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर कॉल लेगा, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव विजडम ऑफ ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स कॉल लेगी, बिकॉज अल्टीमेटली कलेक्टिव विजडम इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स which are based on with the market capitalization is calculated. Very well put. सब पार्टिसिपेंट्स की कलेक्टिव विजडम ऑटोमेटिकली स्टॉक सिलेक्शन कर देती है। एज ऑफ मिड सितंबर 2020 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इन कंपैरिजन टू दी लार्जर इंडिसेस जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, यहाँ जो ब्रॉडर इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी 500, उनको रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 से 5 सालों में। तो इजंट इट बेटर फॉर इन्वेस्टर्स टू सिलेक्ट लार्ज कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स जहाँ कंपनी जानी मानी है और रिटर्न्स भी बेटर है? Yeah, so you are right in pointing out the correct returns. Now, the way I will answer this is, see, जब एक investor अपना portfolio construct करता है,
he constructs his portfolio across asset classes, equity, say fixed income, commodities, basically overall portfolio construction के लिए. Now within equities, you will have various types of segments. So you will have large cap segment, you will have mid cap segment, and you will have small cap segment. Ideally, जब एक portfolio construction होता है, you need all types of segments to be part of your portfolio so that आप market के total returns capture कर पाए. Now, as you rightly said, yes, small caps have underperformed over last 3 to 5 years vis-a-vis say a large cap index like Nifty 50 or say index representing the market like Nifty 500. लेकिन अगर आप current performance देखें, and I'm just putting this disclaimer that I'm taking the cutoff date, the recent cutoff date as 15th of September to talk about the performance. 15th of September को अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं बेसिकली तो लास्ट 1 ईयर से लास्ट 1 मंथ से 1 ईयर में small caps have outperformed the large caps and the overall markets, which shows that basically small caps में अब recovery आ रही है after almost 2 years of underperformance in I'll say 2018 and 2019. 2020 अगर आप कैलेंडर ईयर रिटर्न्स भी पकड़ते हैं तो vis-a-vis large caps, small caps have relatively performed well as compared to the large cap segment. Hence, जब आप portfolio construct करते हैं तो you need to have all kind of segment, and certain segments may perform at certain point of time and certain segments may underperform at certain point of time. But it is very important that you have construct your portfolio consisting of all caps, large, mid, and small. But the ratio of how much you should invest in each of them can be decided based on your risk appetite, basically. But it is very important that you have all kind of market caps in your portfolio, be it large, mid, or small. इन दैट केस रिस्क जिसको हम वोलेटिलिटी भी कहते हैं उसकी बात करते हैं. अगर हम लार्ज कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर करते हैं तो जो गिरावटें आई हैं मार्केट में, चाहे वो 2015-16 की फॉल हो या फिर 2018 की सितंबर-अक्टूबर की गिरावट, द फॉल इन लार्ज कैप्स हैज ओनली बीन 10 to 15%. लेकिन दूसरी तरफ 2015-16 में जो स्मॉल कैप्स में गिरावट थी दैट वाज ऑलमोस्ट 30%, और 2018 के जो हाइस थे उसको तो हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए. तो इतना रिस्क लेकर कोई बेनिफिट है क्या इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने का? Yeah, so I'll tell you. I will just share a data point with you. अगर आप देखें तो small caps generally tend to outperform large caps and overall markets in long run. So हमने एक analysis किया है जिसमें हमने basically last एक decade का period पकड़ा for which is your January 2010 to 15th of September 2020. इस पीरियड में हमने डेली रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट किए ओवर 3, 5 एंड 7 इयर्स पीरियड. ओके, किस इंडेक्स के हमने रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट किए? निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी 50 विच रिप्रेजेंट द लार्ज कैप, एंड निफ्टी 500 विच रिप्रेजेंट द ओवरऑल मार्केट. तो जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इसका अगर आप 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स डेली बेसिस पे कैलकुलेट करके अगर उसकी एवरेज लेते हैं ओवर 3, 5 एंड 7 इयर्स, हमने देखा है कि निफ्टी स्मॉल कैप tends to outperform Nifty 50 and Nifty 500 by a margin of ranging between 50 basis points or to almost 2.5% on per annum basis. And while I'm talking about this, I'm talking about the CAGR numbers. So I'll just quote the numbers. 3 years rolling return की average of small cap 250 index is 11.82, whereas Nifty 50 की average is 11.03 and Nifty 500 is 11.59. This is for 3 years. You go a little longer over a period of almost 7 years. 7 years rolling return अगर आप consider करते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने एवरेज CAGR रिटर्न्स 12.69% का दिया है, whereas निफ्टी 50 ने 11.24% का CAGR रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने 12% दिया है, which very clearly shows that in short term and during certain time frames, small caps tend to underperform relative to other indices. But in the long term, we've seen that if you hold your portfolio and hold your small caps via the index funds, they tend to beat its large cap peers and the overall markets. Hence, definitely it makes sense for any investor to have a small portion of his or her portfolio invested in the small cap segment of the market. You should ignore, I'll say you should ignore the noises basically which are there in the short term, and just focus on your goals and invest for over a period of 7 to 10 years at least. Very true. I don't think this holds only for small caps.
अगर आप इक्विटी के किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट मैचेस योर रिस्क प्रोफाइल, आई थिंक आपको शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करना ही पड़ेगा एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। चलिए स्मॉल कैप की एज अ कैटेगरी बात करते हैं। हमने अक्सर नोटिस किया है कि कई स्मॉल कैप कंपनीज ओवर टाइम चलना बंद हो जाती हैं, यानी दे जस्ट गो आउट ऑफ बिजनेस। एक एक्टिव फंड में तो फंड मैनेजर के पास वो फ्रीडम है टू डू हिज रिसर्च एंड फाइंड आउट कि कौन सी कंपनी आगे चलती रहेगी एंड विल डू वेल, बट अनफॉर्चुनेटली एक इंडेक्स फंड में ये फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ जो एडिशनल रिस्क है, आप उसको कैसे देखते हैं? ओके, सो आई सी इट दिस वे कि जहां पे फ्रीडम ज्यादा है वहां पे रिस्क ज्यादा है। ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू नाउ। अगर आप एक इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन देखें, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन, इफ यू सी, it represents your 250 first to 500 stock based on the market capitalization of full market capitalization based on the market capitalization ranking of top 500 stocks. So ultimately आपके जो 500 stocks में से 250 छोटे stocks हैं, वो ये index represent करता है basically based on the market cap. Now कोई भी स्टॉक जिसको XYZ वेटेड दिया जाता है, उसको वेटेड इंडेक्स में उसको वेटेड दिया जाता है बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट। एंड एज आई सेड टू यू, बेसिकली अल्टीमेटली larger the market capitalization, higher the weightage, basically larger the free float, higher the weightage, and lower the free float, lower the weightage in the index. So to answer a question, अगर कल उठ के कोई कंपनी अगर छोटी हो जाती है या तो वो कंपनी बंद हो जाती है कुछ, तो ऑटोमेटिकली उसका बेसिकली रिफ्लेक्शन उसके मार्केट प्राइसेस में आ ही जाएगा। एंड अगर मार्केट प्राइसेस में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा तो उसका मार्केट कैप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, विच मीन्स दैट अगर मार्केट कैप कम हो जाएगा तो इंडेक्स में ऑटोमेटिकली उसका वेटेज कम हो जाएगा। एक है कि इंडेक्स में वेटेज कम हो जाएगा। सेकेंडली, जनरली ऑल द इंडेक्सेस आर रिव्यूड ऑन हाफ ईयरली बेसिस बेसिकली। So generally half yearly basis पे if that company is based on, if that particular company जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या तो बंद होने वाली है, इन योर एग्जांपल, अगर उसका मार्केट कैप गिर गया और प्राइसेस गिर गए तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स से एक्सक्लूड हो जाएगी। एट द सेम टाइम इफ आई टेक द ऑन द अदर साइड, एक एक्टिव फंड में जब एक फंड मैनेजर पर्टिकुलर सिक्योरिटी होल्ड करता है तो वहां पे एक इमोशनल बायस आ जाता है। फंड मैनेजर ने अपना रिसर्च करके वो कंपनी ली है एंड और अगर वो कंपनी में कुछ भी ऐसा हो जाता है, then he has to take a call whether he should remove that company from his portfolio or should he keep it based on his conviction। तो वहां पे एक ह्यूमन बायस आ जाता है जिसके कारण वो कंपनी शायद पोर्टफोलियो में रह भी जाए एंड उसका वेटेज भी बेसिकली जो होगा पोर्टफोलियो में वो फंड मैनेजर का कॉल है। वेरेज इंडेक्स फंड में वो नहीं होगा। इंडेक्स फंड में तो वो कंपनी कंप्लीटली आउट हो जाएगी इंडेक्स से अगर उसका मार्केट कैप गिर गया बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। तो आई विल रादर से दैट इंडेक्स फंड में ह्यूमन बायस नहीं है, इसके लिए आप सेफ हैं। एक नॉन सिस्टमिक रिस्क जो होती है फंड मैनेजमेंट की और स्टॉक सिलेक्शन की, वो आपकी इंडेक्स में निकल जाती है। हेंस इंडेक्स फंड आई विल से इज अ मोर रिलेटिवली safer way to invest in the small cap segment as against investing having a fund manager and managing the fund. Yeah, so you are practically removing the non-systemic risk here. That is an interesting insight. तो हिमेन जी, हाल ही में सेबी ने एक नया रूल निकाला है विच इज फॉर मल्टी कैप फंड्स, जिसके मुताबिक फरवरी 2021 से ऑल मल्टी कैप फंड्स मस्ट होल्ड एटलीस्ट 25% ऑफ देयर एसेट्स इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। करंट AUM के हिसाब से कुछ 28,000 करोड़ रुपए इन मल्टी कैप फंड्स को स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाने पड़ेंगे। तो क्या आप कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख सकते हैं अगले 3-4 महीनों के लिए फॉर द स्मॉल कैप सेगमेंट? So yeah, to be honest, yes, I am aware about this SEBI change which has happened. लेकिन क्या होगा शॉर्ट टर्म में, कौन सा इंडेक्स कैसे चलेगा, वेदर वो पैसा डिप्लॉय होने से मूवमेंट आएगी नहीं आएगी, that is a question in which it is difficult to answer because that will purely be a guesswork. So short term में इंडेक्स कैसे चलेगा, we have no idea, but as I said to you, long term में small caps generally tend to outperform its large cap peers and even the overall markets. Hence short term में तो नहीं पता है, लेकिन long term के लिए if somebody has to invest, he should definitely consider the small cap index fund as part of his portfolio to capture the the total market returns of the small cap segment in India. तो अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड अगर अपना देखते हैं, बेसिकली निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, वो पूरे के पूरे 250 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो प्रैक्टिकली आप पूरा ही मार्केट कैप्चर कर रहे हो जो स्मॉल कैप सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस बेसिकली
it will make sense for any investor to invest on a long-term basis in this segment to capture the small cap market returns. Great. This has been a very interesting discussion, Himenji. We thank you once again for being a part of our channel and answering all our queries. I hope to connect with you again sometime soon. Thank you. Thanks, Gaurav. Thank you. Thanks. That was Mr. Himen Bhatia from Nippon India Life Asset Management. जैसा हिमेन जी ने भी बताया, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट कुड बी अ गुड आइडिया टू डाइवर्सिफाइड योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. हाउएवर, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझ के ही और लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें. वी रिकमेंड कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें. वी होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस. अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in. Thank you for watching Z Funds.